हेलो एवरीवन। आज हम अपना टीचिंग ऑफ हिंदी जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 1 से है भाषाई कौशल। ठीक है, तो हम इससे पहले भी जो है वो कौशलों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भाषा है वो क्या होती है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो है वो हमें भाषाई कौशलों की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये हम आज डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो जो भाषाई कौशल है हमारे वो मेनली 4 प्रकार से हैं हमारे। पहला है जिसमें श्रवण कौशल। आज मेनली जो है हम श्रवण कौशल की ही बात करेंगे यहाँ पर कि श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल का अर्थ बताते हुए इसकी महत्व या विशेषताएं बताइए। ठीक है, मेनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं श्रवण कौशल। उसके बाद हमारा आता है पठन कौशल, भाषण कौशल। भाषण कौशल आता है, भाषण के बाद फिर पठन कौशल आता है। भाषण कौशल, उसके बाद हमारा आता है पठन कौशल और फोर्थ हमारा इसमें आता है लेखन कौशल। ये 4 जो बेसिक स्किल्स हैं स्टूडेंट्स, लेखन कौशल, जिसमें कि हमें जो है अगर निपुणता स्टूडेंट को हासिल होती है तो वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक भाषा का अच्छा विद्वान जिसको कहेंगे वो बन सकता है। ठीक है, तो आज हम एक एक करके चारों ही पढ़ेंगे, जितना हो सकता है आज हम श्रवण कौशल पर काम करेंगे यहाँ पर कि श्रवण कौशल क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि श्रवण कौशल से तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है श्रवण कौशल का। श्रवण कौशल जो हमारा है उसका अर्थ क्या है, श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण कौशल का, श्रवण का अर्थ होता है, श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण का अर्थ होता है सर फ्रेंड्स सुनना, सुनना किसी भी बात को और सुन करके उसका जो है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, सुनना ये होता है श्रवण कौशल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, 4 तरह के काम हम करते हैं जब हम अपनी दैनिक जीवन में काम करते हैं, किसी भी भाषा को सीखते हैं। तो हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, सुनना, बोलना, फिर उसके बाद हमारा पढ़ना और फिर लिखना। ये 4 चीजें हमारे इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, श्रवण कौशल क्या है, अन्य कौशलों के विकास के लिए क्या करता है, एक आधार का काम करता है। कि सबसे पहले जब बच्चा समाज के अंदर आता है तो क्या है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और समाज में जब अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ संपर्क में आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, कुछ ध्वनियों को सुनता है। ठीक है, और भाषा क्या है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। और जो भाषा की लिपि होती है वो हमारी जो है वो किसी भी भाषा को लिखने में, पढ़ने में हमारी मदद करती है ना। हमारी हिंदी की जो भाषा है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो कहते हैं कि जो बालक प्राय सुन नहीं सकता वो बालक क्या है, सही से बोल भी नहीं सकता, है ना। तो जो क्या है, सुनने का जो आधार है वही जो है इन 4 कौशलों के डेवलप होने का आधार है। अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल की मेनली। तो श्रवण कौशल से तात्पर्य हुआ कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा निकाली गई ध्वनियां, शब्द और भावों को कानों से सुनना और सुन करके उनके अर्थ को ग्रहण करना। जिस रूप में उन्होंने बोला उस बात को उसी रूप में सुनना और फिर उसका अर्थ ग्रहण करना इसके अंतर्गत आता है। बोलने वाला व्यक्ति जिस अभिप्राय को लेकर के जो अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है उसी रूप में अगर हम ध्यानपूर्वक उसको सुन करके उसके विचारों को अगर हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो श्रवण कौशल में निपुणता हमारी बन रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि श्रवण कौशल का महत्व क्या है। महत्व देखिए, महत्व कोई भी चीज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, हमारे लिए कोई भी चीज इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, हम अपने दैनिक जीवन के जो काम हैं उनको कैसे करते हैं, हम उनको सबसे पहले हम किसी भी बात को सुनते हैं फिर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, या फिर हम सिर्फ ही अपने विचारों को व्यक्त करके अपने जो आइडियाज है वो दूसरों के सामने शेयर करते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं। तो जो शेयरिंग का काम है, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम ध्यान से बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं तो भी क्या है, हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, जो संप्रेषण जिसको हिंदी में हम कहते हैं, वो बाधित हो जाती है। और अगर संप्रेषण सही से नहीं होता तो जो क्या है, जो भाषा के जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स के समझ में जहाँ तक है, और जो लेखन कौशल की बात हम करते हैं कि लेखन कौशल क्या होता है,
जब हम लिखते हैं किसी भी बात को, जो अपने आइडियाज, विचार या किसी भी कंसेप्ट को जब हम लिखते हैं तो वो लेखन कौशल होता है। तो लेखन कौशल के विकास के लिए भी हमें क्या जरूरी है, श्रवण कौशल का होना बहुत जरूरी है। उससे पहले हमें पठन कौशल भी सीखना पड़ेगा, भाषण भी सीखना पड़ेगा और श्रवण भी सीखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहते हैं कि आज के युग में जो रेडियो, टीवी आदि कार्यक्रमों को सुन करके हम सभी मनोरंजन करते हैं, व्यवहारिक जीवन के अनेक कार्य भी क्या है, हम श्रवण के द्वारा ही संपन्न करते हैं। इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि बालक को प्रारंभ से ही क्या है, श्रवण कौशल में निपुण जो है वो करना अति आवश्यक है। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा में। तो अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल के उद्देश्यों की, कि श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं, हम इसमें श्रवण कौशल में बेसिकली हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल के महत्व का हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम उसका पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य कौन कौन से हैं, है ना। उद्देश्यों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्टली इसमें करेंगे कि छात्र छात्राओं को सुनकर श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना। कि जो छात्र छात्राएं हैं हमारी, जो सामग्री, श्रुत सामग्री क्या होती है, श्रुत सामग्री हम इसको कहते हैं। श्रुत सामग्री, जिस चीज को हम सुन के उसका अर्थ ग्रहण करें, ठीक है, या उसको हम सुन करके लिख सकें। अर्थ ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, हम उसको बोल भी सकें, सुन भी सकें, समझ भी सकें और लिख भी सकें। जब चारों चीजें हमारी हो जाएंगी तो ये उद्देश्य हमारा बन जाएगा कि जो श्रुत सामग्री है, छात्रों को जो सुन करके जो लिखने का अभ्यास है वो बच्चों को करवाएं। दूसरा, सुनी गई सामग्री में से जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो सामग्री, श्रुत सामग्री, उसमें से क्या निकल के आएंगे हमारे पास, क्या निकल के आएंगे हमारे पास, कुछ एक महत्वपूर्ण जो अंश हैं किसी भी बातचीत के वो निकल करके आते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी जो है हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। उसके बाद श्रुत सामग्री की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण अंश है, एक ही बात है, वही चीजें निकल के आएंगी। उसमें निपुण कराना बच्चे को, कि बच्चे को सिखाना कि जो बात हम कह रहे हैं या जो बात हम सुन रहे हैं उसका अर्थ क्या है एक्चुअली क्या है ना। फिर है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। सारांश का क्या मतलब हुआ, समरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। कि किसी भी बात को बहुत थोड़े शब्दों में जब जिसका निष्कर्ष या कंक्लूजन हम निकाल लें उसको हम समरी कहते हैं, सारांश कहते हैं। तो श्रवण कौशल का में जो व्यक्ति, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको निपुण करना है तो हमें सारांश भी ग्रहण करने की योग्यता विकसित उनमें करनी होगी। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब आधा घंटा या घंटा तक बोलते रहते हैं, लेकिन जो है वो क्या है, वो जो मेन फोकस होता है उस चीज को नहीं कह पाते हैं ना, स्टार्ट कर देते हैं, बात खत्म ही नहीं करते। तो बड़ा ही बोरिंग लगता है वो, कि हाँ पता नहीं क्या कहना चाहता है। और जब तक सामने वाला पक जाता है और वो छोड़ के जाने को हो जाता है, कई बार मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा इस तरह से होता है कि वो मेन बात पर नहीं आती, तो वो उस तरह वो जो है गुड कम्युनिकेशन नहीं है ना। तो हमें जो है वो टू दी पॉइंट अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा उसमें। फिर है ध्वनियों तथा शब्दों के उच्चारण को ध्यान से सुन करके सही अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना। कि जो ध्वनियां हैं या जो शब्द हैं उनके शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुन करके उनको अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना इस चीज के लिए कि शुद्ध उच्चारण, यदि हम सुनेंगे सही तो उच्चारण भी सही करेंगे, अगर हम सुनेंगे सही नहीं तो उच्चारण भी क्या है कई बार हमारा गलत हो जाता है। लेकिन जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो इन चीजों पर फोकस करता है और वो बच्चे को सही बोलना सिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बोलते वक्त जो आपका स्वराघात है, जो बलाघात है, जो आरोह अवरोह की जो ध्वनियां हैं उनका सही ढंग से अनुकरण करने की योग्यता विकसित करना। फिर मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को समझने और उनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना किसी भी बच्चे को, कि जो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, मुख से जो हम बोलते हैं उसके लिए हमें कौन सी शैली का प्रयोग करना है, उसका भी जो है वो उद्देश्य है इसका। फिर है वक्ता के मनोभावों और विचारों को समझने की योग्यता। वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके मनोभावों और विचारों को जो समझने की योग्यता विकसित करना। फिर श्रवण कौशल के माध्यम से साहित्यिक रुचियां बच्चे के अंदर उत्पन्न करना। उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या है, उद्देश्य हो गए। और अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। विधियां, श्रवण कौशल की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, पहले हम इसमें कहेंगे सस्वर वाचन। सस्वर वाचन हो गया है ना, किसी भी बात को क्या है सस्वर बोलना,
सस्वर बोलना हो गया कि स्वरों का साथ ध्यान में रखते हुए उनको बोलना। फिर हो गया इसके अंदर श्रुत लेख हो गया, सुन करके बोलना, श्रुत लेख है ना, वो भी क्या है बहुत अच्छी विधि है श्रवण कौशल को इम्प्रूव करने की। उसके बाद भाषण विधि इसके अंदर आएगी, भाषण विधि हो गया, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारी विधि इसके अंदर आएगी, प्रश्नोत्तर विधि भी इसी के अंदर है, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, वाद विवाद, ठीक है। उसके बाद भाषण विधि हो गया, प्रश्न विधि हो गया, कई सारी विधियां जो है इसके अंदर आएगी। कहानी कहना और सुनना हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो गया, जैसे आपका टेप रिकॉर्ड हो गया, और टेप रिकॉर्डर के साथ साथ आपका चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। तो इससे भी क्या होगा, हम जो श्रवण कौशल को है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। श्रवण कौशल के बाद अब हम थोड़ा सा हमारा अगर देखा जाए तो हम इसके साथ साथ भाषण कौशल की भी बात करते हैं कि भाषण कौशल में क्या होता है, जब हम जो चीज हमने सुन ली और जब हमने उसको बोलना है तो वो हमारा क्या बन गया, भाषण कौशल बन गया, है ना। तो भाषण कौशल का जो संबंध है बालक की मौखिक अभिव्यक्ति की तुलना से है, और जो मौखिक अभिव्यक्ति में जो निपुणता हमने हासिल करनी है वो क्या है, संसार में कहते हैं कि मनुष्य संसार में एक ऐसा प्राणी है जिसे बोलने या भाषा का वरदान मिला है, यानी कि हम ही हैं जो बोल पाते हैं और हमारी भाषा है। इसी के कारण कहते हैं मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, समाज में रहता है ना, इसीलिए सामाजिक प्राणी है। और समाज में रहते हुए वो क्या करता है, वो अपनी बात को दूसरों तक रखता है ना। रखते हुए क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा रख कर देती हूँ। समाज में अपने विचारों को रखना, बोलना, सुनना, करना, ये सब क्या है, सामाजिकता है ना हमारे। इसलिए समाज में रहते हुए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए जो है वो भाषण विधि का प्रयोग भी वो करता है। भाषण कौशल के अंदर बोलने के अंदर उसको निपुणता होनी चाहिए। अगर बोलना हमारा सही है तो हमारा जो व्यक्तित्व है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको चार चांद लग जाते हैं। अगर आपका बोलना सही नहीं है तो चाहे आप कितने भी शिक्षित व्यक्ति क्यों न है, आपका क्या है उसमें जो है इसको एक माइनस पॉइंट ही हम कहेंगे कि क्या आपको तो वो कैसा पढ़ा लिखा बंदा है, उसको तो बोलने का भी वो नहीं है, ठीक है। तो बोलना जो है वो किससे होगा, मौखिक अभिव्यक्ति से होगा। और मौखिक अभिव्यक्ति का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है ना। अब मैं आपको भाषण का क्या कहूँ, भाषण कौशल का क्या कहते हैं, अदर नाम भाषण कौशल का होता है मौखिक अभिव्यक्ति, जिसको हम कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति हम इसको कहते हैं। इसका भी क्या है, इसका भी महत्व क्या है, दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत उपयोगी है ना। क्या है इसका हम महत्व करते हैं, सबसे पहले क्या है, बहुत अधिक महत्व इसमें है। पहली बात कि दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है कार्य को करने के लिए, क्योंकि कहीं भी जाते हैं हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोल करके उसको बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जरूरत क्या है। फिर व्यवसायिक क्षेत्र में सहायक होता है। व्यवसायिक मनुष्य क्या है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय को अपनाता है ना। तो फिर वहां पर भी क्या है, हमारा जो बोलना है, हमारा जो काम करने का तरीका है, उसमें सबसे पहले क्या है, आपकी मौखिक अभिव्यक्ति चेक होती है कि आपको बोलना कैसे है ना। फिर इसमें क्या है, ज्ञानोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है। जो व्यक्ति ज्ञान उपार्जन करता है वो भी क्या है, मौखिक जो अभिव्यक्ति है या जो भाषण कौशल है उससे भी क्या है, उसको बहुत फर्क पड़ता है। और जब क्योंकि क्या है, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे मन में कुछ शंकाएं आती हैं, कुछ विचार आते हैं, जिसका कि हमें निराकरण करना होता है ना। तो मनुष्य क्या है, जिज्ञासाशील प्राणी है, और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वो क्या करता है, प्रश्न पूछता है। और जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उससे क्या है, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती है ना। तो यहाँ पर भी आपके मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत अधिक महत्व है। फिर इसके बाद आता है बोलचाल अभिव्यक्ति का सहज साधन है। जो बोलचाल समाज के अंदर रहते हुए हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपने विचारों को बोलते हैं, बोलते हुए अपना मैसेज कन्वे करते हैं, है ना। तो वहां भी क्या है, आपकी मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत साथ देती है। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति व्यवसाय के रूप में भी हम इसको अपना सकते हैं कि अगर आपका बोलना अच्छा है, अगर आपका जो करे विक्रय का कोई काम अगर आप करते हो, उसके अलावा कोई बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें भी क्या है, बहुत जो आपका बोलना मान्य रखता है, ठीक है। फिर है भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व। जो हमारी भाषा शिक्षण है
उसमें भी क्या है, बोलचाल का बहुत महत्व है। अगर आप उच्चारण सही से करते हो तो इससे पता लगता है कि आपको व्याकरण का भी कितना ज्ञान है। अगर आप लेखन सही से करते हो तो उससे ये पता लगता है कि आपको जो है वो भाषा पर आपकी कमांड कितनी है ना, या भाषा पर आपकी मास्टरी कितनी है। फिर है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की झलक। व्यक्तित्व विकास क्या, कि जब आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो, उसके बाद ध्यान से अगर आप बोलते हो, तो उससे क्या है, आपका व्यक्तित्व भी है जो है एक अलग इमेज उस चीज की बनती है ना। वहीं आप आधी बार सुनते हो, बोले आगे सुनते ही नहीं हो, आधी बार आप जो है आप खुद ही बोलते हो, क्या के लोग बोलते हो, लड़खड़ा जाते हैं, है ना। तो उससे भी क्या है, उससे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। और जो बालक का सर्वांगीण विकास है, उसमें क्या है, आपका जो बोलचाल है वो बहुत अधिक महत्व रखता है। ठीक है। फिर है सामाजिक कुशलता की दृष्टि से भी मौखिक का बहुत अधिक महत्व है, और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। कैसे, राजनीति के तो आपने देखे ही होंगे कि किस तरह से वो जो है बोलने का उनका एक तरीका होता है, उनकी एक शैली होती है, और लोगों के सामने आकर्षक तरीके से और बड़े ही लुभावने तरीके से वो बोलते हैं। और हम क्या सारी दुनिया ही जो है वो उनकी बातों में जो है वो मतलब उनकी बातों का जो चातुर्य होता है बोलने का, उसमें जो है वो अपने को वो जीतने में सक्षम हो जाते हैं, है ना। और सामाजिक कुशलता में भी ऐसे ही है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से कुशल है बोलने में, उसको समाज के अंदर एक अच्छा दर्जा मिलता है, एक अच्छा जो है व्यक्तित्व तो उसका निकल के आता है। वहीं अगर आपका बोलना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, तो क्या है, समाज की नज़र में आपकी जो इमेज है वो सही नहीं बन पाती है ना। तो ये तो थे इसका महत्व। इसका कि हम थोड़े से उद्देश्य भी देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के जो है वो मेन उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य है कि उद्देश्यों को लेकर के जो है वो हम मौखिक अभिव्यक्ति को के लिए बच्चे को मौखिक भाषा शिक्षण का जो है वो के लिए तैयार करते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य में आपका पहला आ गया कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अनुभवों भावों को सरलतापूर्वक क्या है, सहज ढंग से मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सके। ठीक है। और क्या है, अपने अनुभव जो उनके बच्चों के अनुभव हैं, जो भाव हैं, है ना, उनको सही ढंग से बोल सके। फिर उनको शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव, उचित स्वर, उचित लय, उचित गति, यही सभी बच्चों को अवगत कराना भी जो है वो हमारा कर्तव्य है। फिर है उन्हें इस योग्य बनाना कि वो बच्चों के जो प्रश्न हैं, जो बच्चों से हमने पूछने हैं, उनका उत्तर जो है वो निसंकोच भाव से दे सकें, है ना। जरा भी उनमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट उत्तर आने हमारे पास चाहिए, स्वाभाविक ढंग से जो है वो वार्तालाप बच्चे कर सके, है ना। जैसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वहीं जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे जो है वो क्लास में टीचर का रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। फिर कहते हैं कि उनको इस योग्य बनाना कि वे अपने मन में उठने वाली शंकाओं का जो प्रश्न पूछ सकें, और उनको मधुरतापूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करने की जो है वो उसमें भी परफेक्ट बनाना बच्चे को। ठीक है। उसके बाद उनको इस योग्य बनाना कि वे प्रवाह और प्रभावशाली ढंग से जो है वो व्यक्त कर सकें। ठीक है। जो उनकी बात है उसको एक फ्लो के अंदर वो लोगों के सामने लाएं, दूसरे के सामने लाएं, और प्रभावशाली ढंग से, इफेक्टिव ढंग से दूसरे के सामने रखें, जिससे कि जो आप जो कहना चाहते हैं वो बात उन तक पहुंच जाए। उसके बाद क्या है, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करें, है ना। अनुचित शब्द क्या करते हैं, हमारे लिए परेशानियां पैदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य हो गए, बहुत सारे उद्देश्य, मैंने 10 उद्देश्य आपको करवा दी हैं। उसके बाद आता है मौखिक भाषा के गुण कौन कौन से हैं। जो मौखिक भाषा होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, स्वाभाविकता होती है। मौखिक भाषा के गुण, मौखिक भाषा शिक्षण, मौखिक भाषा शिक्षण के गुण कौन कौन से हैं। पहले आपका आ गया, क्या आ गया, इसमें आपका आ गया स्वाभाविकता। स्वाभाविक होनी चाहिए भाषा की। ठीक है, कोई कृत्रिम शब्द या बनावटी शब्द उसमें नहीं आने चाहिए। फिर स्पष्ट होनी चाहिए आपकी जो भाषा है, वो क्लियर होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो, और साफ होनी चाहिए। उसके बाद फिर शुद्धता होनी चाहिए भाषा के अंदर आपके, आप जो है वो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत शब्द ना लिखें, गलत शब्द ना बोले, ना सुने। ठीक है। फिर बोधगम्यता कि जो भी बात कहे वो सरल और सुबोध ढंग से होनी चाहिए।
फिर है सर्वमान्य भाषा, ऐसी भाषा का आपने प्रयोग करना है जो सभी लोग जिसका जो है वो स्वागत करते हैं, वो सभी की समझ में जो आए, है ना। फिर है सुनने वालों के अनुकूल होनी चाहिए जो भाषा है, मतलब जिस लेवल के लोग आपके सामने बैठे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको जो है भाषा का चुनाव करना है। फिर है शिष्टता कि जो आप शिष्ट शब्दों का प्रयोग करें। अवसरानुकूलता कि अवसर के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग करें, बिना अवसर के अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा भाषा के बहुत सारे गुण होते हैं जिसमें मधुरता होगी, प्रवाहमयता होगी, सरलता होगी, स्पष्टता होगी, है ना। ये तो कॉमन ही जो भाषा की विशेषताएं हैं वही मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति की हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं कि शिक्षण विधियां जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए शिक्षण विधियां। फर्स्टली इसके अंदर हम बात करेंगे, बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिनका जो है वो प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। पहला है इसमें आपका वार्तालाप हो गया, फिर सस्वर वाचन हो गया। वार्तालाप का मतलब क्या होता है कि विषय वस्तु की जानकारी देते समय शिक्षक को पाठ के अनुकूल ही वार्तालाप करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछकर वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप की सीमा जिस विषय वस्तु छात्र छात्राओं के ज्ञान से बाहर की नहीं होनी चाहिए। अगर छात्र जिज्ञासा शांत करने हेतु प्रश्न पूछते हैं तो हमें जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देकर के क्या है छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए, है ना। बातचीत का मतलब भी क्या हुआ कि किसी भी चीज को जब हम बातचीत से सुलझाते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हम उसके प्रश्नों के उत्तर सही से दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सस्वर वाचन हो गया कि भाषा की जो पुस्तक है उसका पाठ करते समय हमें अनुच्छेद को क्या करना चाहिए, आदर्श जो है सस्वर वाचन करना चाहिए। और फिर अन्य छात्रों को सस्वर वाचन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहले आप खुद जो है आदर्श वाचन करिए और आदर्श वाचन करने के बाद विद्यार्थियों को भी आदर्श वाचन के लिए प्रेरित करें। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए कि जो आपने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चनिंग करनी है तो वो भी क्या है आपकी होनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या है इससे अवेयर होकर बैठते हैं, है ना। बच्चे को ये लगे कि हाँ जाकर तेरे से कुछ पूछेगा तो बच्चा क्या है एक्टिव मोड में बैठेगा। वही अगर नहीं तो बच्चे क्या है पैसिव मोड में बैठे रहते हैं, निष्क्रिय बैठे रहते हैं, ध्यान कम देते हैं, क्योंकि जब तक उनको पता नहीं है, पता होता ही है कि हमसे पूछा जाएगा तो हम वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं। फिर है चित्र वर्णन, जो छोटे वाले क्या है चित्र देखने में रुचि लेते हैं, तो किसी भी चित्र को दिखा करके भी जो है हम क्या कर सकते हैं प्रश्न का वर्णन कर सकते हैं। फिर इसमें आपका आ गया कहानी सुनाना और सुनना विधि आ गया कि जब हम कहानियों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी क्या है शिक्षक को पहले क्या है खुद कहानी का वाचन करना चाहिए, आदर्श वाचन करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों का इससे क्या होगा विकास होगा। और उसके बाद कविता पाठ में भी ऐसे ही है कि पहले अध्यापक कविता पाठ करें, फिर अंताक्षरी में भी ऐसे ही है कि अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करवा के भी बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में कौशल बना सकते हैं। उसके बाद वाद विवाद आ गया, कई बार हम स्कूल और कॉलेज में जो है वो क्या करते हैं वाद विवाद कंपटीशन करवाते हैं, है ना। पाठ का सार हम बच्चों से पूछते हैं या स्वतंत्र उनको बोलने के लिए हम दिखते हैं या स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए बच्चे को हम कर सकते हैं तैयार। और इसके अलावा बच्चे को भाषण देने के लिए भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हम बच्चे से भाषण प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं, नाटक मंचन भी हम करवा सकते हैं। और तो निष्कर्ष रूप से हम यही कहेंगे कि जो शिक्षण की सहगामी क्रियाएं हैं शिक्षक की, उन क्रियाओं में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त रूप से अवसर होते हैं कि बच्चे को हम बोलने के लिए क्या करें प्रेरित करें। और छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के लिए क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास हम कराएं। ये जो अभ्यास है ये हमारा जो है वो बहुत अधिक बच्चों को प्रेरित करता है, किसके लिए भाषण कौशल में निपुण होने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा भाषाई कौशल लेक्चर नंबर 5 में, और जिसमें हमने दो कौशल है वो आज कहे हैं, श्रवण कौशल और भाषण कौशल, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति श्रवण का अर्थ आपको बताया गया था मैंने, मौखिक अभिव्यक्ति के जो महत्व हैं उद्देश्य हैं, और जो एक मौखिक भाषा शिक्षण के गुण कौन कौन से होते हैं और विधियां जो है दोनों की मैंने बताई आपको कि कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। आशा करती हूँ आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा।